नमस्कार। चलिए आज क्लास 12th बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीवों में जनन को पूरी तरह से समझते हैं। ये एक ऐसी रिवीजन क्लास होने वाली है जिसमें हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, ताकि ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, जिससे जीवन चलता रहता है, वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं भाई, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी पर हजारों लाखों सालों से अलग अलग प्रजातियां जैसे इंसान, हाथी, पेड़ पौधे सब मौजूद हैं? इसी सवाल का जवाब है हमारा आज का चैप्टर जनन। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका ये रहा एक छोटा सा रोड मैप। हम जीवन अवधि से शुरू करेंगे, फिर अलैंगिक और लैंगिक जनन की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनके सारे स्टेप्स समझेंगे और आखिर में पूरे चैप्टर का एक क्विक रीकैप करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते हैं। एक, जीवन अवधि आखिर होती क्या है, और दूसरा, ये उस प्रक्रिया से कैसे जुड़ी है जो जीवन को लगातार चलाए रखती है, यानी कि जनन। तो देखो, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन की परिभाषा बड़ी सीधी साधी है। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मौत तक का जो समय है, वही उसकी जीवन अवधि है। यहां प्राकृतिक शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। मतलब एक्सीडेंट या किसी बीमारी से हुई मौत इसमें नहीं गिनी जाती। और एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि किसी जीव का साइज देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना जिएगा। मतलब साइज का लाइफ स्पैन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कौवा और तोता देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, पर उनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क होता है ना? कमाल की बात। यहां देखें कितनी ज्यादा वैरायटी है। एक तितली जो बस 1-2 हफ्ते जीती है, फिर है कौवा जो करीब 15 साल जीता है, और तोते को देखिए 140 साल, और कछुआ तो 100 से 150 साल तक भी जी सकता है। मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये बात तो पक्की है कि मौत निश्चित है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक कोशी जीव जैसे कि अमीबा। अब सवाल उठता है कि इन्हें अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कभी नेचुरल डेथ नहीं होती। ये बस डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बना देते हैं। मतलब पुराने वाला ही 2 नए में बदल गया। तो मरा कौन? कोई नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है जनन की। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ये पक्का करता है कि प्रजाति खत्म ना हो। इसके जरिए जीव अपने ही जैसे नए जीव यानी अपनी संतति को जन्म देते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, मोटे तौर पे जनन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने पेरेंट्स शामिल हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल शामिल होते हैं, और उनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो चलिए अब अलैंगिक जनन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि एक अकेला पेरेंट कैसे अलग अलग तरीकों से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो जेनेटिकली और फिजिकली, मतलब हर तरह से अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जरा भी फर्क नहीं। इसीलिए इनके लिए एक स्पेशल शब्द यूज होता है, क्लोन। यहां 2 बहुत ही बढ़िया उदाहरण हैं। बाईं तरफ देखिए, अमीबा में द्विखंडन हो रहा है, जिसे बाइनरी फिशन कहते हैं। इसमें एक सेल बस 2 बराबर टुकड़ों में बट जाता है, और दाईं तरफ यीस्ट में मुकुलन यानी बडिंग हो रही है। इसमें पेरेंट सेल पर एक छोटा सा बड यानी कली निकलती है, जो बाद में अलग हो जाती है। फंगस और सिंपल प्लांट्स जैसे कुछ जीवों ने तो और भी स्पेशल तरीके निकाल लिए हैं। जैसे क्लाइमाइडोमोनास में जूस्पोर्स होते हैं जो तैर सकते हैं, पेनिसिलियम में कोनिडिया होते हैं जो तैर नहीं सकते, और स्पंज में जेम्यूल्स होते हैं। ये सब मुश्किल हालात में जिंदा रहने और रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। जब हम पौधों में अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसके लिए एक खास शब्द है, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि नया पौधा बीज से नहीं बल्कि पौधे के किसी और हिस्से से, जैसे जड़, तना या पत्ती से उग रहा है। और पौधे के जिन हिस्सों से नया पौधा बन सकता है उन्हें कायिक प्रवर्ध कहते हैं। इसके कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, आलू की आंखें, अदरक का प्रकंद यानी राइजोम भी कहते हैं, और ब्रायोफिलम की पत्ती जिसके किनारों पर ही छोटी छोटी कलियां उगाती हैं। ये सब अपने आप में एक नया पौधा बनाने की ताकत रखते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी एग्जाम्पल देखते हैं, जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ। ये पौधा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है।
ये ऑफसेट नाम के एक स्ट्रक्चर की मदद से इतनी तेजी से फैलता है कि कुछ ही टाइम में पूरे तालाब को ढक लेता है। इस पौधे को बंगाल का आतंक भी कहते हैं और ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक हॉट टॉपिक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रुके हुए पानी में इतनी तेजी से फैलता है कि पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन खींच लेता है। नतीजा, पानी में मछलियां मरने लगती हैं। ये पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और जनन के दूसरे टाइप यानी लैंगिक जनन की तरफ बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन के मुकाबले ये प्रोसेस थोड़ा लंबा, थोड़ा मुश्किल और धीमा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विभिन्नता, जो इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनकी जिंदगी में 3 साफ-साफ फेज होते हैं। पहला, किशोर प्रावस्था, मतलब बचपन से लेकर जवान होने तक का ग्रोइंग पीरियड। दूसरा, जनन प्रावस्था, जब जीव बच्चे पैदा कर सकता है। और तीसरा, जीर्णता प्रावस्था, यानी बुढ़ापा, जिसका अंत मौत में होता है। पौधों में रिप्रोडक्टिव फेज से जुड़ी कुछ बड़ी अनोखी बातें हैं। जैसे बांस को ही ले लीजिए, ये अपनी 50 से 100 साल की जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फूल देता है। और एक पौधा है नीला कोरुंजी, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है और तब केरल और कर्नाटक की पूरी पहाड़ियां नीली हो जाती हैं। ये एनसीईआरटी के बहुत जरूरी उदाहरण हैं, इन्हें याद रखिएगा। फीमेल मैमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, भेड़, कुत्ते, इनमें इसे मधचक्र या ओएस्टर साइकिल कहते हैं। वहीं प्राइमेट्स जैसे बंदर, लंगूर और इंसानों में इसे ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। लैंगिक जनन के पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, निषेचन पूर्व घटनाएं यानी फर्टिलाइजेशन से पहले की तैयारी। दूसरा, निषेचन यानी गैमीट्स का मिलना। और तीसरा, निषेचन पश्च घटनाएं यानी फर्टिलाइजेशन के बाद की डेवलपमेंट्स। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें 2 मेन काम होते हैं। एक, युग्मक जनन मतलब गैमेट्स का बनना, और दूसरा, युग्मक स्थानांतरण मतलब उन गैमेट्स का एक दूसरे तक पहुंचना। तो इस फेज का पहला काम है युग्मक जनन यानी गैमीट्स का फॉर्मेशन। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। और यहाँ का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि गैमेट्स हमेशा अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनमें क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक ही सेट होता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमीट्स भी 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ एल्गी में मेल और फीमेल गैमीट्स देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं समयुग्मकी या आइसोगैमीट्स। लेकिन ज्यादातर जीवों में मेल गैमीट यानी स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी एग साइज और शेप में अलग अलग होते हैं। इन्हें कहते हैं विषम युग्मक या हेटेरोगैमीट्स। अब देखिए, जीवों में सेक्सुअलिटी बताने के लिए अलग अलग शब्द हैं। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही जीव में हैं तो उसे उभयलिंगी या मोनोशियस कहते हैं, जैसे केंचुआ। और अगर वो अलग अलग जीवों पर हैं तो उसे एकलिंगी या डायोशियस कहते हैं, जैसे पपीता। पौधों के केस में समथैलेसी और विषमथैलेसी शब्द भी यूज होते हैं। अच्छा, गैमेट्स बन तो गए, लेकिन अब अगला चैलेंज है उनको मिलाना यानी उनका ट्रांसफर। ज्यादातर केस में मेल गैमेट मोटाइल यानी चलने फिरने वाला होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। सिंपल प्लांट्स में ये काम पानी के जरिए हो जाता है, लेकिन फ्लोरिंग प्लांट्स में इसके लिए परागण यानी पॉलिनेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं लैंगिक जनन के सबसे मेन इवेंट पर, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, कैसे एक युग्मनज से पूरा भ्रूण बनता है। निषेचन, जिसे सिनगैमी भी कहते हैं, वो प्रोसेस है जिसमें एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और इस फ्यूजन से बनता है एक डिप्लॉइड युग्मनज यानी जाइगोट। यही जाइगोट किसी भी नए जीव की पहली सेल होती है। लैंगिक जनन का असली सार यही है। अब निषेचन भी 2 तरह का हो सकता है। बाह्य निषेचन में गैमेट्स का फ्यूजन शरीर के बाहर होता है, जैसे पानी में। मछलियों और मेंढकों में ऐसा ही होता है। इसमें बच्चों के बचने के चांस कम होते हैं। दूसरी तरफ है आंतरिक निषेचन, जिसमें फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जैसे पक्षियों और इंसानों में। इसमें बच्चों के बचने के चांस कहीं ज्यादा होते हैं। एक बार जाइगोट बन गया तो शुरू होता है भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। इसमें 2 मेन काम होते हैं। पहला, सेल डिवीजन
माइटोसिस, जिससे सेल्स का नंबर बढ़ता है, और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, जिससे ये सेल्स अलग अलग तरह के टिश्यू और ऑर्गन्स बनाते हैं। जानवरों में जाइगोट की डेवलपमेंट दो तरीकों से होती है। अंडप्रजक यानी ओविपेरस जानवर अंडे देते हैं, जैसे सांप और चिड़िया। इनके अंडे एक हार्ड शेल से प्रोटेक्टेड रहते हैं। वहीं सजीव प्रजक यानी विविपेरस जानवर सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे कि ज्यादातर मैमल्स। विविपेरस में बच्चे को बेहतर केयर और प्रोटेक्शन मिलती है, इसलिए उनके जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते हैं। फूल वाले पौधों में तो फर्टिलाइजेशन के बाद कमाल के बदलाव आते हैं। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, बीजांड यानी ओव्यूल बीज बन जाता है, और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी अंडाशय यानी ओवरी एक फल में बदल जाती है, और ओवरी की दीवार फल का छिलका यानी पेरिकाप बन जाती है। चलिए अब फटाफट पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। ये टेबल दोनों तरह की जनन का एक क्विक कंपैरिजन है। अलैंगिक, एक पेरेंट, कोई गैमेट नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, बच्चे क्लोन होते हैं और प्रोसेस तेज और सिंपल है। लैंगिक, दो पेरेंट्स, गैमेट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चों में वेरिएशन आता है और प्रोसेस धीमा और कॉम्प्लेक्स है। आइए इन मेन डेफिनेशंस को जल्दी से दोहराते हैं। जीवन अवधि, क्लोन, युग्मक जनन, निषेचन और भ्रूणोद्भव। हाँ, एक और टर्म है अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस। इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही फीमेल गैमेट से नया जीव बन जाता है, जैसे मधुमक्खियों में होता है। ये सारी डेफिनेशंस इस चैप्टर की जान है। तो इस पूरे डिस्कशन के आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। हमने देखा कि लैंगिक जनन इतना मुश्किल, इतना लंबा और एनर्जी खपाने वाला प्रोसेस है, तो फिर प्रकृति ने इसे क्यों चुना? जवाब है विभिन्नता के लिए। इसी जेनेटिक वेरिएशन की वजह से प्रजातियां बदलते हुए माहौल में खुद को ढाल पाती हैं और लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती हैं। इसी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।